Hello guys, good morning to all of you and welcome to my channel मोनिका गर्ग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर को डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने अर्निंग कैपेसिटी मेथड को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम अर्निंग कैपेसिटी मेथड के ही फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में, एंड लास्टली हमारा जो एक मेथड रह गया है एवरेज मेथड, उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अर्निंग कैपेसिटी मेथड के बचे हुए क्वेश्चंस पर जाने से पहले एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अर्निंग कैपेसिटी मेथड है क्या है और कैसे हम इसको अडॉप्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या बात की थी कि यील्ड मेथड आपका दो टाइप का होता है, एक डिविडेंड यील्ड और एक अर्निंग कैपेसिटी। डिविडेंड यील्ड मेथड में बेसिकली हम क्या करते थे कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, उसके बेस पे शेयर की वैल्यू निकालते थे। लेकिन वहाँ पर एक ड्रॉबैक थी कि उसको मैनेजमेंट बहुत ईजिली मैनिपुलेट कर सकती है। यानी कंपनी मान लो 100 रुपये कमाती है, चाहे तो वो डिविडेंड में 100 के 100 भी दे सकती है और चाहे तो 20 रुपये भी दे सकती है। तो उस केस में मैनेजमेंट के लिए शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना बहुत इजी है, और वो कोई रिलायबल बेस नहीं है, यानी जहाँ पर इजीली मैनिपुलेशन पॉसिबल है शेयर के प्राइस की। उसके कंपैरिजन में अर्निंग कैपेसिटी मेथड बेटर है। अर्निंग कैपेसिटी का मतलब है कि कंपनी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके बदले में उसे कितने रिटर्न मिली, उसे बोला जाता है अर्निंग कैपेसिटी। यानी कंपनी कितना इन्वेस्ट करके कितना कमा सकती है। तो देखो, ये ऑब्वियस ही बात है, अर्निंग को तो कंपनी मैनिपुलेट नहीं कर सकती, जितना अर्न करेगी उतना ही करेगी, तो अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा रिलायबल बेस है। फिर हमने बात की थी यहाँ पर शेयर की वैल्यू निकलेगी कैसे, कि हम क्या करेंगे, कंपनी की रेट निकालेंगे कि कंपनी कितनी अर्निंग करेगी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, और उसको डिवाइड करेंगे हम इंडस्ट्री की नॉर्मल रेट से। यानी सेम टाइप के जो बिजनेसेस हैं नॉर्मली वो कितने अर्निंग कर लेते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक शेयर की पेड अप वैल्यू से, तो हमें पता लग जाएगी कि शेयर की वैल्यू क्या है। यानी अगर 30% हमारी कंपनी की अर्निंग है, नॉर्मली ये अर्निंग 15% रहती है, यानी हमारी अर्निंग क्या है, दूसरों से डबल है नॉर्मली इस टाइप की फर्म से, तो हमारे शेयर की वैल्यू भी डबल होगी। यानी 10 रुपये जिसकी पेड अप वैल्यू है उस शेयर की वैल्यू 20 रुपये होगी। फिर हमने बात की थी कि शेयर की वैल्यू में हमारे पास दो चीज़ें गिवन होती हैं, तीसरी हमें कैलकुलेट करनी होती है। यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग हमें खुद निकालनी पड़ती है। उस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग को निकालने का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, जो कि होता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, यानी फ्यूचर में हम कितने प्रॉफिट अर्न करेंगे उसकी हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, डिवाइडेड बाय में कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने बात की थी, आप टोटल असेट्स लोगे सिर्फ, जिसमें आपको क्या नहीं लेनी है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है और कोई भी फिक्टिशियस असेट नहीं लेनी है, और उसमें से आप करंट लायबिलिटी को लेस कर दोगे तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड पर पहुंच जाओगे। दूसरी तरफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट कितने होंगे, तो यानी फ्यूचर में कितने प्रॉफिट होंगे वो एक्सपेक्ट करेंगे हम पास के प्रॉफिट पे। जो भी हमारे पास पास के प्रॉफिट दिए होंगे, अगर हम उनका क्या करेंगे, एवरेज करेंगे, और अगर उनका इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा तो सिंपल एवरेज की बजाय वेटेड एवरेज उनका करेंगे। और जो भी वो प्रॉफिट हमें लेने हैं वो हमें ध्यान रखने हैं कि वो प्रॉफिट क्या होने चाहिए, जितने भी एबनॉर्मल इवेंट हुए हैं, चाहे एबनॉर्मल गेन हुए हैं चाहे एबनॉर्मल लॉस हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट करने के बाद होना चाहिए। यानी एबनॉर्मल अगर कोई गेन है, यानी जो नॉर्मली कोई गेन नहीं होता है बट किसी ईयर में हुआ था, तो वो उसमें ऐड मिलेगा तो उसको वापस लेस कर देंगे। और अगर क्या है, कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो पहले हमने लेस किया होगा, उसको ऐड कर देंगे। एंड हमें क्या लेने हैं, जो प्रॉफिट लेने हैं वो आफ्टर टैक्स लेने हैं, बट बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड ट्रांसफ़र टू रिजर्व लेने। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, आप हमें पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखना, देन आप इसको कंटिन्यू करना, तभी आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो हम इसी के क्वेश्चंस कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। आपको बैलेंस शीट दी हुई है एक्स लिमिटेड की, कब की, 31 मार्च 2019 की। बैलेंस शीट में आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट लायबिलिटीज़ हैं, नीचे नॉन करंट असेट्स हैं जिनमें आपके पास फिक्स असेट है, इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट्स है, और आपके पास अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस में शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं।
नीचे आपको दिया गया है कि जो टैक्स है करंट ईयर का वो क्या है 60% है प्रॉफिट का, यानी टैक्स की रेट 60% आपको दी हुई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री, यानी जो आपकी फर्म बिजनेस कर रही है उसकी जो इंडस्ट्री है उसकी नॉर्मल रेट क्या है 12% है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% रहेगी। और आपको क्या करनी है, शेयर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें 3 चीज़ें चाहिए थी। पेड अप वैल्यू शेयर की हमें दिख रही है यहाँ पर कि 10 रुपये की है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दी हुई है 12%, यानी ये हमारे पास है और ये भी हमारे पास है। ये नहीं है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग नहीं है। इसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूले की बात की थी, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले बात कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने बोला टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटी। देखो एक चीज़ मैं बार बार रिपीट करती हूँ, कभी भी आप लोग ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करोगे, मैं समझाते हुए करती हूँ टाइम सेव करने के लिए। देखो हमें क्या चाहिए, टोटल असेट्स चाहिए, तो पहले देखते हैं सारी असेट्स लेनी पड़ेंगी। फिक्स असेट है, डेप्रिसिएशन मार्केट वैल्यू उसकी कुछ दी नहीं हुई तो बुक वैल्यू ही मानेंगे। डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद है 15,30,000 की, तो हमने ले ली फिक्स असेट 15,30,000 की। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमने बात की कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है, यानी क्योंकि हमें क्या लेना है कि बिज़नेस में हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया उससे कितनी रिटर्न मिली है। इन्वेस्टमेंट तो हमने किसी और कंपनी में की हुई है, बाहर की हुई है। अपनी फर्म में तो कोई इन्वेस्टमेंट जो करता है वो तो ये होती है इन्वेस्टमेंट, ये तो हमने कहीं बाहर की होगी, तो इसको हमें नहीं लेना है। उसके बाद करंट असेट्स हैं आपके पास 2,70,000 की, वो ले लेते हैं। देन आपके पास क्या है, नॉन करंट असेट में शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, ये फिक्टिशियस असेट है, इसको भी हम नहीं लेंगे। यानी एज एन असेट हमारे पास ये 2 ही चीज़ हैं। टोटल असेट्स हो गई हमारे पास 18 लाख की। इसके बाद हमें इसमें से लेस करनी थी करंट लायबिलिटी। तो देखते हैं करंट लायबिलिटी 3 है हमारे पास, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। तीनों को लेस कर देते हैं। लेस ट्रेड पेबल जो कि हैं 80,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि हैं 5600 के, और प्रोविज़न फॉर टैक्स जो कि है 2,40,000 का। इन तीनों को लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमें चाहिए थी, 14,74,400। बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड को ही हम नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो हमने टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस की, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 14,74,400, यानी 14,74,400। तो ये आ गई हमारे पास 14,74,400। ये नहीं है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग रह गई हमारी, उनको भी निकाल लेते हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे हम। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बेसिकली सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप क्या करो, फॉर्मूला ही लिख लो सबसे पहले, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ पकड़ते जाओ और उनको कैलकुलेट करते जाओ। यानी आप कंफ्यूज नहीं होगे कि क्या निकालना है, कैसे करना है। और मेथड देखते हैं तो लगता है इतनी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, जब हम फॉर्मूले में से एक एक चीज़ें उठाते हैं और उनके बारे में सोच के करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। अब हमें निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग, वो भी कौन सी, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड ट्रांसफ़र टू रिजर्व। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, पास्ट प्रॉफिट चाहिए। हमने बोला नॉर्मली हम पास्ट प्रॉफिट्स का एवरेज वगैरह कर लेते हैं, मगर एक चीज़ देखो, पूरा क्वेश्चन देख लो दोबारा, कहाँ पर है हमारे पास प्रॉफिट। हमें चाहिए फ्यूचर के प्रॉफिट्स। जो पीछे हमने 2-3 क्वेश्चन इस मेथड के डिस्कस किए, वहाँ पर हमारे पास पिछले कुछ सालों के या 1 साल का कुछ ना कुछ डाटा था, बट यहाँ पर ये बताओ प्रॉफिट कहाँ पर है, कहीं पर भी नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हम करते क्या हैं, पहले हमारे पास होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से लेस किया जाता है अगर कोई इंटरेस्ट हो। बेसिकली ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है,
इसमें से इंटरेस्ट लेस करते हैं, फिर हमारे पास जो आता है उसमें से हम टैक्स लेस करते हैं, जो आता है उसमें से टैक्स लेस कर देते हैं, और फिर हम पहुंचते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। बिफोर डिवेंचर इंटरेस्ट चाहिए होता है, तो जो इंटरेस्ट पहले लेस किया था उसको हम वापस ऐड कर देते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी इस पूरी बात को। तो बेसिकली देखा जाए, अगर हमारे पास, चलो एक बार के लिए इंटरेस्ट को भी भूल जाओ, इस क्वेश्चन में है भी नहीं है, वैसे भी भूल जाओ। बेसिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस कर देते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। सिंपल सी बात है कि जो टैक्स देने से पहले प्रॉफिट थे उसमें से टैक्स लेस करेंगे तो आफ्टर टैक्स आएगा। आपको क्वेश्चन में टैक्स तो दिया हुआ है कितना है, और ये भी बताया हुआ है कि ये टोटल प्रॉफिट का कितने % है। आपको बता दिया कि टैक्स आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स क्या है, कि जो टैक्स देने के लिए प्रोविज़न बनाया है तो जितना टैक्स होगा उतना ही बनाया होगा। वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके पास 2,40,000 है, यानी टोटल 2,40,000 के आपके टैक्स बनते हैं। और नीचे आपको बताया हुआ था कि जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो कैसे बनाया गया है, करंट ईयर में जो हमारे पास प्रॉफिट थी उसका 60%, यानी जो टोटल प्रॉफिट थे उसका 60% है। तो अगर हमारे पास 60% 2,40,000 है तो 100% कितना होगा, हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। वैसे तो देखो सिंपल सी कंसेप्ट है, जिनको इस चीज़ की बहुत अच्छे से नॉलेज है कि ये 60% है और हमें टोटल 100% निकालना है, तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, हमारे पास सीधा टोटल प्रॉफिट आ गया। बट ठीक है, हम सबके अकॉर्डिंग चलते हैं। बेसिकली इक्वेशन बना के देखें, हमारे पास क्या होगा, लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 100 है, टैक्स इन्होंने बोला 60% है, तो 100 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट था, उस पर टैक्स 60%, यानी 100 का 60% 60, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास कितना होगा, 40। तो देखो अब इक्वेशन बनाते हैं, व्हेन प्रोविज़न फॉर टैक्स इज 60, when provision for tax is 60, total profit is 100। जब प्रोविज़न फॉर टैक्स आपका 60 रुपये है तो टोटल टैक्स आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 100 है। जब प्रोविज़न फॉर टैक्स 1 होगा तो टोटल प्रॉफिट होगा 100/60, और जब आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स 2,40,000 है तब आपका टोटल प्रॉफिट होगा 100/60 × 2,40,000। यही काम सीधा किया था हमने कि जो रेट दी हुई है वो टोटल 60% है, 60 से डिवाइड किया तो हम 1% पे पहुंच जाएंगे, और हमें पूरा 100% निकालना है, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 लाख आ गया था। इक्वेशन बनाओगे तो भी यही बनेगी, ये आ गए हमारे 4 लाख, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे जो टोटल प्रॉफिट थे वो हमारे 4 लाख थे। अब अगर देखा जाए, हमें चाहिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थे, हम डायरेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर भी जा सकते थे, बट हमें क्या चाहिए, एक चीज़ आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है कैपिटल एम्प्लॉयड में तो प्रॉफिट्स में उसकी रिटर्न भी नहीं लेनी है, यानी जितनी भी इनकम आपको आई होगी उस इन्वेस्टमेंट से वो भी आपको प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनानी है, वो भी प्रॉफिट में से आपको लेस करनी पड़ेगी। तो देखो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गई 4 लाख। बेसिकली हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर पहुंच गए, हमारे पास 4 लाख है, ठीक है। हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमारे बिफोर टैक्स हैं। बिफोर टैक्स हमारे पास जो नॉर्मल क्वेश्चन में दिए होते हैं हम वहाँ पर आ गए 4 लाख हैं। अब इसमें से देखो कोई हमें इन्वेस्टमेंट की रिटर्न नहीं लेनी चाहिए थी, ले रखी है, उसको लेस कर देंगे। 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 8% उस पर इंटरेस्ट मिला होगा, तो 1.5 लाख का 8% यानी 12,000, ये बच गई आपके प्रॉफिट 3,88,000, क्योंकि ये कौन सी रिटर्न है, जो हमने बाहर पैसा लगाया होगा उसकी। जब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड यानी वो पैसा लिया है जो हमने सिर्फ बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो रिटर्न भी तो वही लेंगे ना जो बिजनेस से आई है, तो बिजनेस से रिटर्न तो इतनी ही आई है, ये तो बाहर जो इन्वेस्टमेंट की थी उससे आई है, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। अब हमारे पास बच गए 3,88,000। अब इसमें से लेस कर देंगे टैक्स। अगर डिबेंचर होते हमारे पास तो पहले उसका इंटरेस्ट लेस करते फिर टैक्स लेस करते, बट क्वेश्चन में डिबेंचर नहीं है तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, टैक्स लेस कर देंगे, जो कितना है 3,88,000 का 60%। 60% टैक्स की रेट थी तो इसका 60% लेस कर देंगे, जो कि आएगा आपका 2,32,800।
इसको इसमें से लेस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपने किसके ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, जो हमें निकालना था। दूसरी हमने बात की थी बिफोर इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट है ही नहीं यहाँ पर, इस रिटर्न की इंटरेस्ट की बात नहीं की थी, डिबेंचर की इंटरेस्ट की बात की थी, वो है नहीं है, ना प्रेफरेंस डिविडेंड का कोई केस है, ना ट्रांसफ़र टू रिजर्व का, यानी ये हमारे पास आ गए प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड हम पहले ही निकाल चुके थे, हमारी आई थी 14,74,400 रुपये, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, हमारे पास इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी रेट आ जाएगी कौन सी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। बेसिकली ये कैलकुलेट करके आएगा 10.53। और फिर हमने क्या बोला था आपको क्या करना है, बेसिकली इसको यहाँ पर पुट करना है। ये 12 हमारे पास था, ये 10 हमारे पास था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग 10.53 आ गई, यानी 10.53 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 10, जो भी आपकी आएगी वैल्यू वो होगी आपकी शेयर की वैल्यू। बेसिकली देखो 10.53 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 10, ये आएगी 8 रुपये 78 पैसे, यानी आपका जो शेयर एक्चुअल में 10 रुपये का है उसकी मार्केट में वैल्यू एट प्रेजेंट, यानी जिस पर 10 रुपये पेड अप है उसकी मार्केट वैल्यू 8 रुपये 78 पैसे, 8 रुपीज़ 78 पैसे है। देखो लिखा भी हुआ है, इन्वेस्टमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन असेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट कैपिटल एम्प्लॉयड एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट। हमें सिर्फ बिजनेस में एम्प्लॉय किया हुआ पैसा और बिजनेस से आई हुई रिटर्न चाहिए, किसी और के बिजनेस में लगाया हुआ ना तो पैसा इंक्लूड करना है ना उससे आई रिटर्न करनी है। और देखो कई बार क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है कि हमें अर्निंग कैपेसिटी मेथड यूज़ करना है या डिविडेंड यील्ड, तो आपकी नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर रिटर्न आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड की दी है, तो आप डिविडेंड यील्ड मेथड कैसे यूज़ करोगे। आपके पास रिटर्न जब कैपिटल एम्प्लॉयड वाली है तो कैपिटल एम्प्लॉयड वाला मेथड यूज़ करो, अगर आपके पास डिविडेंड की नॉर्मल रेट दी हुई है तो आप डिविडेंड यील्ड मेथड यूज़ करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ MS विक्ट्री मशीन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट में आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं, कुछ रिजर्व्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, इनकम टैक्स पेबल है, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स है, फिर नीचे असेट्स दी हुई हैं, कुछ नॉन करंट असेट्स हैं, कुछ करंट असेट्स हैं, कैश भी करंट असेट्स के अंदर ही है। इसके बाद आपको बताया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट दिया है बिफोर टैक्स पिछले 3 सालों का, जो कि क्या है 1,40,000, 1,70,000, 2,10,000। जब प्रॉफिट पढ़ो तभी देख लिया करो कि इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, इसका मतलब हमने वेटेड यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल एवरेज से काम हमारा नहीं चलेगा। फिर इन्होंने बताया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू अब 1,60,000 हो गई है, यानी मार्केट वैल्यू चेंज हो गई है उसकी। एवरेज यील्ड इन दिस इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस इज 15% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो सेम टाइप की इंडस्ट्री है हमारी, सेम टाइप की बिजनेस हैं, उसकी एवरेज यील्ड 15% है कैपिटल एम्प्लॉयड पे, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 15 दी है। और आपको क्या निकालनी है, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकालनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पे। अब कैपिटल एम्प्लॉयड पे रेट दी है, इसका मतलब कैपिटल वाला ही मेथड यूज़ करना पड़ेगा, अर्निंग कैपेसिटी मेथड, जिसमें हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, पेड अप वैल्यू तो ऑलवेज क्वेश्चन में होती ही है। अब हमारी बात रह गई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग की। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें 2 चीज़ चाहिए, एक तो अपने प्रॉफिट्स चाहिए और दूसरी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड पे आ जाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेंगे। वैल्यू चेंज किसकी हुई थी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की, वो 1,60,000 की हो गई है, मार्केट वैल्यू लेनी होती है, ये लेंगे 1,60,000। बाकी किसी असेट की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो यूं की उठाते हैं। प्लांट 50,000, इन्वेंट्री 3,10,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,03,000, बैंक 1,17,000 और कैश आपका 1,700। एज इट इज़ सारी असेट्स ली, आ गई आपके पास टोटल असेट्स। फिर हमें क्या करनी है, उसमें से करंट लायबिलिटी लेस करनी है। 3 हमारे पास करंट लायबिलिटी है, तीनों को लेस कर देंगे, ट्रेड पेबल्स, इनकम टैक्स पेबल एंड प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, तीनों को लेस किया, हमारे पास आ गई नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में कुछ भी नहीं था, सारी असेट्स दी हुई थी, सिर्फ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको क्या थी, मार्केट वैल्यू दी हुई थी, वो लेनी थी। इन्वेस्टमेंट वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं थी, अगर होती तो भी हम उसको छोड़ देते, हमें उसका कुछ भी नहीं करना था। 3 सिंपल सी करंट लायबिलिटी थी, तीनों को लेस किया, हम नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पर पहुँच गए। अब बात आई आपके फ्यूचर प्रॉफिट्स की, तो उसमें भी देखो कुछ नहीं है, आपको 2017 के दिए हैं, 18 के दिए हैं, 19 के दिए हैं, तीनों के दिए हुए हैं।
आपको ये सारे प्रॉफिट क्या हैं, बिफोर टैक्स हैं, आपको चाहिए आफ्टर टैक्स। पहले हम क्या करेंगे, पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्योंकि इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो वेटेड निकालना पड़ेगा, और उसके बाद सिंपल टैक्स लेस कर देंगे। तो देखो कर लेते हैं इसको, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स या फ्यूचर अर्निंग हमारे पास दिए हैं 2017 की 1,40,000, 18 की 1,70,000 और 19 के 2,10,000। एवरेज करना होता है बट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो वेटेड एवरेज करेंगे। सबसे पुराने साल को सबसे कम वेट और सबसे नए को सबसे ज़्यादा, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 3,40,000 और 6,30,000 टोटल करेंगे इनका टोटल करके आया आपका 11,10,000। हमने क्या बात की थी, वैसे हम एवरेज 3 साल का करते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पर हमने वेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जितने टोटल मल्टीप्लायर करके ईयर बने हैं 6, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। 11,10,000 को 6 से डिवाइड करोगे आपका आएगा 1,85,000, यानी जो आपके एवरेज प्रॉफिट आ गए वो हो गए आपके 1,85,000, वो आ गए आपके 1,85,000 एवरेज प्रॉफिट आ गए हमारे। अब हमें क्या देखना था, वैसे तो एवरेज प्रॉफिट ही लेने हैं हमें, लेकिन ये हमारे बिफोर टैक्स हैं। क्वेश्चन में जब हमें स्पेशली दे दिया ये बिफोर टैक्स है, अगर आपको बोला हुआ है कि टैक्स को आपको इग्नोर करना है, सिर्फ उस केस में आप टैक्स नहीं लोगे, अदरवाइज आपको टैक्स को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिए हैं तो पहले बिफोर टैक्स में ले जाने पड़ेंगे, फिर ये सारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और फिर दोबारा टैक्स लगाना पड़ेगा। बिफोर टैक्स में कैसे जाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, यानी आपको बताया होगा कि टैक्स इतना है तो फिर उस केस में, या फिर आपको रिवर्स भी हो सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो आपको टैक्स बताया था, बट हो सकता है आपको ये बताया हो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आपके कितने रह गए हैं, तो भी उसमें हम लेट कर लेंगे कि हमारे, अगर मान लो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आपको बताए गए हैं 40,000 के, तो उन्होंने आपको रेट भी बताई होगी कि मान लो रेट हमारी 60% रही है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है लेट कर लेंगे। 100 टोटल प्रॉफिट रहे होंगे, 60% रेट हुई होगी, तो 40 हमारे क्या बचे होंगे, प्रॉफिट। तो जब 40 आफ्टर टैक्स है प्रॉफिट, तब हमारे टोटल प्रॉफिट थे 100। तो जब हमारा 1 होगा तो हो गए 100/40, और जब हमारा आफ्टर टैक्स 40,000 हैं तो हमारे टोटल प्रॉफिट कितने होंगे, तो हम पहुंच जाएंगे। यानी सबके हमें बिफोर टैक्स प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, फिर सारा ट्रीटमेंट लगाना पड़ेगा और फिर टैक्स को लेस करना पड़ेगा। अब देखने जाएँ तो क्वेश्चन में टैक्स की रेट भी गिवन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो आफ्टर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। जब भी रेट मेंशन ना हो, हमने कहा था मान लो आपकी टैक्स की रेट 50% है, तो 1,85,000 का 50% होगा 92,500, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ गए आपके 92,500। प्रॉफिट यानी फ्यूचर अर्निंग डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमारी आई थी 6,54,500 मल्टीप्लाई 100, ये आएगी आपकी 14.13%। ये आ गई हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग को डिवाइड किया नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग यानी 15 से, मल्टीप्लाई किया शेयर की पेड अप वैल्यू से, जो कि 10 रुपये का शेयर था, तो हमारी वैल्यू आएगी 9.42 रुपीज़। यानी एक शेयर जिसकी पेड अप वैल्यू 10 रुपये है, उसकी मार्केट में वैल्यू 9.42 है, यानी 9.42 इसके साथ हमारा अर्निंग कैपेसिटी मेथड कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं हमारे एवरेज मेथड के बारे में। देखो, फोर्थ कह लो या थर्ड कह लो, थर्ड मेथड है हमारा एवरेज मेथड। एवरेज मेथड जिसको मीन मेथड या फेयर वैल्यू मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, ये मेथड कुछ सेपरेट नहीं है। बेसिकली हमने क्या बात की, शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करने के नेट असेट मेथड को डिस्कस किया, अर्निंग कैपेसिटी मेथड को यूज़ किया और डिविडेंड यील्ड को यूज़ किया। ये सारे ही मेथड क्या करते हैं, अगर आप शेयर की वैल्यू तीनों से निकालते हो तो तीनों से अलग अलग आती है, यानी 3 मेथड तीनों अलग अलग वैल्यू देते हैं। और अब किसकी वैल्यू को सही माने, किसकी को गलत माने, तो बेसिकली किया क्या जाता है, एक ज़्यादा रिलायबल वैल्यू पर आने के लिए क्या किया जाता है, एक मेथड को यूज़ करने की बजाय डिफरेंट मेथड्स को साथ में यूज़ कर लिया जाता है।
यानी एवरेज मेथड का मतलब क्या है, आप तीनों में से किसी भी दो मेथड का यूज़ करके शेयर की वैल्यू निकालोगे। यानी एक ही क्वेश्चन में पहले मैं शेयर की वैल्यू मैंने निकाली नेट एसेट मेथड से निकाली, फिर मैंने डिविडेंड यील्ड से निकाली, फिर जो दोनों की अकॉर्डिंग वैल्यू आई दोनों को प्लस करूँगी और डिवाइड बाय 2 कर दूँगी। यानी मान लो नेट एसेट मेथड से शेयर की वैल्यू 10 रुपये आई, डिविडेंड यील्ड के से 12 रुपये आई, तो 10 + 12 डिवाइड बाय 2, यानी दोनों का एवरेज निकाल दिया कि शेयर की वैल्यू 11 रुपये है। वो दो का कॉम्बिनेशन नेट एसेट और डिविडेंड यील्ड का भी हो सकता है, इन दोनों का भी हो सकता है, ऊपर वाले दो का भी हो सकता है। यानी किसी भी दो मेथड का यूज़ करके शेयर की वैल्यू एवरेज करके निकालने को ही एवरेज मेथड, मीन मेथड या फेयर वैल्यू मेथड कहा जाता है। ये मानते हैं कि एक मेथड की शॉर्टकमिंग दूसरा पूरी कर देता है, दूसरे का पहले वाली कर देता है। यानी बेसिकली हम ज़्यादा रिलायबल होगा अगर एक मेथड पे ना रह के कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड का यूज़ करें। अब कॉम्बिनेशन कौन सा लेना है, नेट एसेट और डिविडेंड यील्ड का लेना है, या नेट एसेट अर्निंग कैपेसिटी का लेना है, या अर्निंग कैपेसिटी डिविडेंड का लेना है, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर। यानी देखो, नेट एसेट मेथड में हमें कोई स्पेशल खास इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। अर्निंग कैपेसिटी मेथड में हमें क्या चाहिए होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड की रिटर्न चाहिएगी, डिविडेंड वाले में डिविडेंड यील्ड की रिटर्न चाहिएगी। तो क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम दो मेथड सिलेक्ट कर लेंगे और दोनों को जो वैल्यू आएगी उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारी फेयर वैल्यू आ जाएगी। ये भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको ये भी कह दें कि आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चन दिया है और उसमें आपको तीनों ही निकालने हैं, तो बेसिकली आप तीनों ही निकालोगे। अगर आपको एवरेज भी कह देते हैं तो कोई भी दो का आप टोटल करके डिवाइड बाय 2 कर सकते हो। देखो क्वेश्चन देखते हैं एक दो। बैलेंस शीट दी है आपको एक्स लिमिटेड की, जिसमें आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं, रिजर्व हैं, डिबेंचर्स हैं, अदर लायबिलिटीज़ हैं। असेट्स में आपके पास नॉन करंट असेट्स हैं, करंट असेट्स हैं और आपके पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी हैं। ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस करंट और नॉन करंट दोनों में लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं, इनको हमें नहीं लेना है किसी मेथड में। देखो उन्होंने क्या बोला है, मार्केट वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी की दी हुई है और गुडविल की दी हुई है। बाकी सारी असेट्स क्या हैं, उनकी बुक वैल्यू पे है। एवरेज अर्निंग कंपनी की क्या है, 6,50,000 है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बट बिफोर टैक्स विच मे बी टेकन एट 50%। यानी प्रॉफिट दिया हुआ है आपको आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर का इंटरेस्ट लेस करने के बाद दिया हुआ है, लेकिन टैक्स से पहले दिया हुआ है और टैक्स की रेट बता दी कि 50% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर कंपनीज 10%, सिमिलर कंपनीज में जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। आपको शेयर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपके पास यहाँ पर एक है रिटर्न, बेसिकली एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो ये आपकी है रिटर्न किस पे आती है, कैपिटल पे आती है। और वैसे भी अगर आप देखने जाओ तो आपके पास कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है, आफ्टर डिबेंचर और बिफोर टैक्स। तो ये इस प्रॉफिट की ज़रूरत हमें किस मेथड में पड़ती है, इस प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है हमें अर्निंग कैपेसिटी मेथड पे। तो एक तो हम यूज़ करेंगे नेट एसेट मेथड का और दूसरा यूज़ कर लेंगे अर्निंग कैपेसिटी मेथड का। दोनों की वैल्यू को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। पहले नेट एसेट मेथड की बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, बुक में ही देख लेते हैं, जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर हम हाथ से भी करेंगे। तो देखो नेट एसेट मेथड यानी टोटल ऑफ असेट्स में से लायबिलिटीज़ लेस करेंगे आउटसाइड वाली। तो असेट्स देखो लैंड एंड बिल्डिंग 14 लाख की लेंगे मार्केट वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी की मार्केट वैल्यू 3,20,000 है, ये लेंगे। गुडविल की वैल्यू 3 लाख लेंगे। इन्वेंट्री 3.5 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 1.5 लाख और कैश एट बैंक 80,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमें नहीं लेने, इन सबको ऐड करेंगे, टोटल असेट्स आ गई। उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी लेस करनी है, यानी डिबेंचर्स को लेस करेंगे 10 लाख और अदर लायबिलिटीज़ को लेस करेंगे 2.5 लाख। तो हमारे पास आ जाएगी हमारी नेट असेट्स। और इन नेट असेट्स को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, जो कि 10,000 थे। तो 13,50,000 को 10,000 से डिवाइड किया तो हमारे शेयर की वैल्यू आ गई 135 रुपीज़ पर शेयर। बहुत सिंपल था। अब हमें निकालनी है अर्निंग कैपेसिटी मेथड की बात। अर्निंग कैपेसिटी मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, पेड अप वैल्यू है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। एक्सपेक्टेड रेट के लिए हमें चाहिए फ्यूचर के प्रॉफिट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले बात कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्या करनी होती है, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नेट असेट में तो टोटल लायबिलिटी आउटसाइड वाली सारी लेस करनी होती है, बट आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें सिर्फ करंट लायबिलिटी करनी है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 14 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग लेंगे, 3,20,000 की प्लांट एंड मशीनरी, 3 लाख की गुडविल प्लस इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश एट बैंक, लेस कर देंगे उसमें से सिर्फ अदर लायबिलिटीज़ 2.5 लाख की। डिबेंचर क्या है
आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, हमें यहाँ सिर्फ करंट लेस करनी है तो हम उसको नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमने किया क्या, टोटल असेट्स जो 26 लाख की थी उसमें से ये 2.5 लाख लेस कर दिए, तो हमारे पास आ गई 23,50,000 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बात रह गई अर्निंग कैपेसिटी मेथड है, तो हमें अर्निंग निकालनी है। तो देखो उसको कैसे करेंगे। हमें दिए हुए हैं प्रॉफिट आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स 6,50,000। आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स 6,50,000। तो देखो यही करना होता है हमें, पहले बिफोर टैक्स होते हैं, फिर उसमें से इंटरेस्ट लेस करते हैं, फिर ये आ जाते हैं। उसके बाद अब हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, टैक्स को लेस करना पड़ेगा। टैक्स आपको दिया हुआ है 50%, 50% टैक्स लगा देते हैं। 6,50,000 का 50%, ये आ जाएंगे 3,25,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे हो गए 3,25,000। ये कौन से प्रॉफिट आ गए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट। बट हमने अभी बात की थी कि अर्निंग कैपेसिटी मेथड में हमें आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट चाहिए होते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर इंटरेस्ट को वापस ऐड करना पड़ेगा। कभी भी टैक्स को लेस करने से पहले डिबेंचर इंटरेस्ट वापस ऐड मत कर देना, क्योंकि पहले प्रॉफिट में से डिबेंचर इंटरेस्ट दिया जाता है, फिर जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स लगता है। अब हमारे पास आफ्टर टैक्स आ चुके हैं, इनमें अब डिबेंचर का इंटरेस्ट वापस ऐड करेंगे। डिबेंचर 10 लाख के थे, 10% की रेट थी, 10 लाख का 10% यानी 1 लाख। तो इस 1 लाख को वापस ऐड कर देंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट आ जाएंगे हमारे पास 4,25,000। और इस 4,25,000 को यानी आपकी अर्निंग आ गई है, फ्यूचर अर्निंग, इसको डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से जो हमारी निकली थी 23,50,000 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग आएगी हमारी, देखो यही था 4,25,000 डिवाइड बाई 23,50,000 गुना 100, ये आ गई 18.09%। उसको डिवाइड किया हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो कि 10% थी और शेयर की वैल्यू पेड अप थी 100। तो 10 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारी एक शेयर की वैल्यू आ गई 180 रुपये 90 पैसे। अब नेट असेट मेथड के अकॉर्डिंग आई थी 135, इस मेथड के अकॉर्डिंग आई 180.90। दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो हमारी एवरेज वैल्यू आ गई 157.95 यानी 157 रुपये 95 पैसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझाऊंगी, बट उसको सोल्व आप लोग करोगे और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे। जिसको जहाँ प्रॉब्लम होगी फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपके पास बुक नहीं है। आपको मोहन लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2018 की। आपके पास शेयर होल्डर्स फंड है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, बाकी कुछ रिजर्व्स दी हुई हैं, और यहाँ पर आपके पास करंट ईयर का प्रॉफिट अलग से मेंशन है, क्योंकि हमें मेथड्स में करंट ईयर का प्रॉफिट चाहिए होता है, वो इन्होंने यहाँ पर अलग से बताया हुआ है। फिर इन्होंने हमें कुछ करंट लायबिलिटीज़ दी हैं, असेट्स दी हुई हैं, जिसमें आपके पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट भी है और कुछ करंट असेट है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो अपनी कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इट्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि वो अगले साल भी अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मैनेज रखेगी। जो एवरेज यील्ड है सिमिलर ट्रेड करने वाली कंपनीज की वो 20% है। अर्निंग कैपेसिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे एक मेथड तो हम अर्निंग कैपेसिटी का यूज़ करेंगे। द गुडविल ऑफ कंपनी इज़ वर्थ 4 times द अमाउंट शोन इन द बुक्स, यानी बुक में गुडविल 85,000 की दिखाई हुई है, मार्केट वैल्यू उसकी 4 गुना बढ़ चुकी है, यानी 85,000 मल्टीप्लाई 4 करके जो आएगा 3,40,000 वो अब गुडविल की मार्केट वैल्यू है। बाकी सारी असेट्स जो बैलेंस शीट में लिखी हुई हैं उसी वैल्यू की हैं, सिर्फ आपको क्या करना है उनके रिजर्व्स या डेप्रिसिएशन है वो उनके अगेंस्ट में लेस करने हैं। यानी आपको बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल्स 3,35,000 के दिए हुए हैं और ऊपर करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है, तो आप इसको लायबिलिटी में ना लेके इनमें से ट्रेड रिसीवेबल्स में से लेस करोगे, यानी 3,10,000 की ट्रेड रिसीवेबल्स मान लोगे। फिर आपको बताई हुई है इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आई है वो आपकी 13,000 की है। और देखो और डिविडेंड यील्ड का हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे नेट असेट मेथड का और अर्निंग कैपेसिटी मेथड का। तो नेट असेट मेथड में कुछ भी नहीं है, सारी असेट्स लेंगे, उसमें से ट्रेड पेबल्स को लेस करेंगे बस, क्योंकि ट्रेड पेबल इसी करने हैं, ये तो आपके हम ऑलरेडी ट्रेड रिसीवेबल्स में से लेस कर चुके हैं। जो आएगा उसे टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे।
एकाएक चीज़ मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करना है। बेसिकली सेकंड मेथड आपको यूज़ करना है अर्निंग कैपेसिटी का, जिसके लिए आपको क्या चाहिएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है, बाकी सारी लोगे और उसमें से करंट लायबिलिटी यानी ट्रेड पेबल्स को लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी आपकी क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास आ जाएगी। बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही होंगी नेट असेट मेथड वाली, सिर्फ आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना है। दूसरी हमें निकालनी है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो कि होंगे आफ्टर टैक्स वाले। आपको यहाँ पर करंट ईयर के प्रॉफिट अलग से गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस में उन्होंने ऐड नहीं किए, करंट ईयर के अलग से बता दिए। तो जब हमारे पास करंट ईयर के अलग से गिवन है तो आपको क्या करना है, एक तो इस प्रॉफिट में तो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न भी इंक्लूड होगी, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट की रिटर्न नहीं लेनी होती क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी नहीं ली, तो क्या करोगे, करंट ईयर के प्रॉफिट में से इन्वेस्टमेंट की रिटर्न को लेस करोगे, फिर जो आपके पास आएगी उसके ऊपर टैक्स लगाओगे। टैक्स की रेट गिवन नहीं है तो 50% एज्यूम करोगे, फिर जो प्रॉफिट आएंगे वो होंगे आपके एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, रेट आएगी, फिर रेट आ जाएगी तो आपके पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है तो आप उससे डिवाइड करो, पर वैल्यू शेयर से पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो आप शेयर के वैल्यू पे पहुंच जाओगे। ऐसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझा दिया है, कुछ नहीं बचा है। स्टिल इसका आंसर क्या है ये आप लोग बताओगे पूरा कैलकुलेट करके। देखो मैं थोड़ा सा जूम करके क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ, जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, बट इसका आंसर सभी कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं किसी कंपनी के, जो कि इंडिया लिमिटेड कंपनी है कोई, उसके पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने आपको बताई है। आपके पास 450 प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि जिन पे 6% की रेट है और एक शेयर क्या है 100 रुपीज़ का है। फिर इन्होंने बताया आपके पास 4500 इक्विटी शेयर्स भी हैं जो कि 10 रुपये के एक हैं और दोनों ही शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस दिया हुआ है, एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने कितना अर्न किया वो दिया हुआ है, द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ कंपनीज 9%। बेसिकली इन्होंने प्रॉफिट बताया है तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं डिविडेंड की, यानी यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, जो कंपनी सिमिलर टाइप की कंपनी है वो क्या कर रही है 9% दे रही है मार्केट वैल्यू पे शेयर की प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को, यानी 9% नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है। 10% प्रॉफिट का आपको आफ्टर टैक्स क्या ट्रांसफ़र करना है, रिजर्व में करना है। आपको क्या करनी है, शेयर की फेयर वैल्यू निकालनी है एज्यूम करते हुए कि जितनी टोटल असेट्स आपको दी हुई हैं ऊपर, उसमें से 350 क्या हैं फिक्टिशियस हैं। वैसे देखा जाए तो असेट्स हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन देखो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो डिविडेंड की यील्ड है, एक मेथड तो आप वो यूज़ कर लोगे, अर्निंग कैपेसिटी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है नहीं है। तो बेसिकली आपके पास असेट्स नहीं है और आपको क्या करना है, दो मेथड तो यूज़ करने ही करने पड़ेंगे ना। तो एक तो हम कर लेंगे, सीधी सी बात है, हमारे पास यील्ड है तो डिविडेंड यील्ड कर लेंगे। दूसरा कौन सा, कैपिटल एम्प्लॉयड तो कर ही नहीं सकते आप लोग, तो हमारे पास क्या बचा, नेट असेट मेथड। अब नेट असेट मेथड के लिए हमें टोटल असेट्स चाहिएंगी, वो हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं है। लेकिन नेट असेट मेथड में हमने बात की थी कि हमारे पास दूसरा मेथड भी होता है नेट असेट्स के ऊपर पहुँचने का, कि हमारे पास असेट्स नहीं हैं तो भी हम निकाल सकते हैं हमारी नेट असेट। कैसे, कि टोटल असेट्स में से हम क्या करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज़ को लेस करते हैं। तो बेसिकली अगर जो चीज़ें हमने नहीं छेड़ी, अगर हम उन सबको प्लस कर दें, यानी जितनी भी लायबिलिटी साइड बच गई हैं उनको प्लस कर दें और जो असेट साइड बच गया है उसे लेस कर दें, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वही नेट असेट्स आ जाएंगी, जो कि किससे आती, टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस करने से आती। तो देखो उसी तरीके से निकालेंगे हम यहाँ पर अपनी नेट। हम देखो क्वेश्चन में क्या क्या था, उस दिन हमने क्या बात की थी, आप करोगे इक्विटी शेयर को प्लस, प्रेफरेंस शेयर को नहीं करोगे, क्योंकि हमने बात की थी कि जिन चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं उस मेथड में ले लेते हैं उसको यहाँ पर नहीं लेते, और प्रेफरेंस शेयर्स को तो हम उस मेथड में लेते हैं ना, टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस करते हैं और फिर प्रेफरेंस शेयर्स को भी लेस करते हैं। तो जो चीज़ वहाँ कंसीडर हो जाती है वो नहीं लेनी, हमें बेसिकली इक्विटी वालों का जो है वो लेना है। इक्विटी शेयर्स ले लिए, रिजर्व एंड सरप्लस है वो ले लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस है वो ले लेंगे, और इसका कोई काम नहीं है, इनका भी नहीं है। फिक्टिशियस असेट्स हैं 350 की,
यानी टोटल असेट्स में से 350 क्या होंगी, फिक्टिशियस होंगी। तो उनको भी हमने, अगर हम वो मेथड लेते तो नहीं लेते, तो उनको क्या कर दोगे, अब लेस कर दोगे। तो हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, वो होंगी हमारी नेट असेट। तो देखो क्या क्या चीज़ थी हमारे पास। इक्विटी शेयर थे 4,500 हैं, 10 रुपये का एक है, यानी 45,000 के। रिजर्व एंड सरप्लस डायरेक्ट दिए हुए हैं आपको 3500 रुपये के, और फिक्टिशियस असेट आपको बोली हैं 350 की। कर दो इनको कैलकुलेट, ये आ जाएंगे 48,500 माइनस 350 यानी 48,150। ये आ गई नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। 48,150 हैं, टोटल इक्विटी शेयर्स हैं आपके 4,500, उससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगी पर इक्विटी शेयर वैल्यू 10 रुपये 70 पैसे। कैलकुलेशन तो देखो आप लोग कर सकते हो खुद, अगर हम अभी करेंगे खुद से तो टाइम लगता है, इसलिए हम बुक से देख लेते हैं कि बेसिकली आ गई आपकी 10 रुपीज़ 70 पैसे। इसके बाद हमें सेकंड लगाना है डिविडेंड यील्ड मेथड। तो डिविडेंड यील्ड मेथड में हमें क्या चाहिए, एक चाहिए हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, और तीसरी पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू इक्विटी शेयर की हमारे पास है अवेलेबल, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड भी है, हमें निकालनी है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलती थी, उसके लिए हम क्या करते थे, जितने प्रॉफिट्स हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हैं उसको डिवाइड कर देते थे टोटल पेड अप वैल्यू से। यानी जितने प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय में टोटल पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई 100। अब टोटल पेड अप कैपिटल तो हमारे पास 4,500 शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, यानी 45,000 है। हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। अगर ये पता चल गए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब इक्विटी वालों को क्या मिलता है, हमने क्या बात की थी कि जो भी वो प्रॉफिट होते हैं उसमें से पहले टैक्स देते हैं, यानी पहले तो वैसे डिवेंचर का इंटरेस्ट देते हैं कि अगर डिवेंचर का इंटरेस्ट होगा तो वो देंगे, फिर उसमें से टैक्स देंगे, फिर कुछ रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा वो करेंगे, फिर प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड वगैरह बनता होगा वो देंगे, फिर जो बचता है वो इक्विटी वालों का होता है। तो हमें यहाँ पर क्या दिए हुए थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही दिए हुए हैं डायरेक्ट 8,500। यानी जो हमने बोला कि आप पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट दोगे, फिर टैक्स दोगे, फिर आफ्टर टैक्स आएगा, वहाँ तक का तो इन्होंने करके दिया हुआ है कि आफ्टर टैक्स आपके पास 8,500 है। हमारा काम रह गया अब किस चीज़ का, जनरल रिजर्व में अगर कुछ ट्रांसफ़र करना हो या प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ देना हो तो उस चीज़ का। तो अब देखो बोला हुआ है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होंगे उसका 10% आपको जनरल रिजर्व में देना है, यानी 8,500 का 10% यानी 850 रुपये तो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने क्या करना पड़ेगा, 8,500 में से 850 तो जनरल रिजर्व में चले जाएंगे, बाकी बच गए हमारे 7,650। ये आ जाएंगे हमारे पास 7,650। उसके बाद हमें लेस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो देखो वैसे तो क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में और चीज़ नहीं लिखी हुई, लेकिन आपके साथ यहाँ पर तो दिया हुआ है ना कि प्रेफरेंस शेयर 6% की है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड पेंडिंग होगा। तो देखो प्रेफरेंस टोटल है 450 शेयर, 100 का एक यानी 45,000 के, 45,000 पे 6% डिविडेंड यानी 45,000 का 6%, ये आप निकालोगे आएगा 2,700। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रॉफिट आए हैं रिजर्व लेस करने के बाद उसमें से ये और लेस कर देंगे। देखो बेसिकली 8,500 थे, 850 लेस कर दिए जनरल रिजर्व के, फिर जो आया उसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड लेस कर दिया, तो अब हमारे पास आ गए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर 4,950। उसको डिवाइड करेंगे पेड अप इक्विटी कैपिटल से जो 45,000 थी, यानी 4,500 शेयर थे, 10 रुपये का एक, 45,000 थी, तो हमारे पास रेट आ गई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड 11%। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड आपको क्वेश्चन में गिवन थी 9% की, तो हम क्या करेंगे 11 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई इक्विटी की पेड अप वैल्यू 10 रुपये, तो हमारे पास शेयर की वैल्यू आ गई 12 रुपये 22 पैसे। निकालनी हमें फेयर वैल्यू थी, तो एक मेथड से 10 रुपये 70 पैसे आई है, एक से 12 रुपये 22 पैसे आई है, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो, तो हमारे पास आ जाएगी फेयर वैल्यू ऑफ शेयर यानी 11 रुपीज़ 46 पैसे पर शेयर। अब बारी आई लास्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन तीनों मेथड से करने के लिए कहा गया है इन्होंने।
बेसिकली इन्होंने आपको एक बैलेंस शीट दी है जिसमें आपके पास कुछ करंट लायबिलिटीज़ हैं, कुछ नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, कुछ इक्विटीज़ वगैरह दी हुई हैं आपको। नीचे असेट्स दी हुई हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड है, नॉन करंट असेट भी है, करंट असेट भी है और शेयर इशू एक्सपेंसेस भी है। आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, नेट असेट मेथड से भी सोल्व करना है, डिविडेंड यील्ड से भी करना है और अर्निंग कैपेसिटी से भी। डिविडेंड के लिए नॉर्मल रेट अलग से दी हुई है और अर्निंग कैपेसिटी के लिए अलग से दी हुई है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एंट्रीज़ भी मैं नहीं पढ़ रही हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे। पिछले क्वेश्चन का जो लिखोगे उसके आगे क्वेश्चन 1 के आंसर लिख देना और जब इसके लिखोगे तो क्वेश्चन 2 के। इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो आपके तीनों मेथड रिवाइज हो जाएंगे। आप इस तीनों को करोगे। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ एक बार। इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख की, जिसमें 5,000 शेयर है, 100 का 1 है। रिजर्व एंड सरप्लस 1,62,000 के हैं यानी 1,62,000 के। 10% डिबेंचर हैं आपके 2 लाख के। देन आपके पास करंट लायबिलिटी है जिसमें ट्रेड पेबल 7,98,000 के हैं, वर्कमैन सेविंग फंड 40,000, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न यानी टैक्स प्रोविज़न 1 लाख के हैं। टोटल लायबिलिटी का है 18 लाख। फिर आपको असेट दी हैं, पहले नॉन करंट असेट्स है जिसपे फिक्स असेट 8 लाख की है। 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जिनकी फेस वैल्यू 1.5 लाख है और आपकी एट प्रेजेंट वैल्यू 1,40,000 है। बेसिकली जो भी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न निकालोगे वो हमेशा फेस वैल्यू पे निकलती है, ये ध्यान रखना। करंट असेट इन्वेंट्री दी हुई है आपको, ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, कैश एट बैंक दिया हुआ है और कुछ शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं। आपको नीचे एडजस्टमेंट लिखी हुई है, मार्केट वैल्यू 1/4 ऑफ फिक्स असेट इज़ 30% मोर देन देयर बुक वैल्यू, यानी इस असेट की 1/4 में जो असेट है यानी टोटल 8 लाख में से जो 2 लाख की असेट है उनकी वैल्यू 30% बढ़ चुकी है। 10,000 के ट्रेड रिसीवेबल जो है वो बैड हो चुके हैं। लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं, ये जो प्रॉफिट हैं आफ्टर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिए हुए हैं लेकिन बिफोर टैक्स दिए हुए हैं। आपको रेट ऑफ टैक्स भी दी हुई है। फिर ये बताया हुआ है कि कंपनी हर साल 25% प्रॉफिट जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है। आपको वैल्यू निकालनी है शेयर की नेट असेट मेथड से, डिविडेंड यील्ड मेथड से। डिविडेंड यील्ड मेथड के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है डिविडेंड की रेट 10% है और फिर अर्निंग कैपेसिटी से निकालनी है जिसमें नॉर्मल रेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 12% है। क्वेश्चन आप करोगे, फिर भी कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। एक तो ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है और उसकी रिटर्न भी कैलकुलेट इस पे होगी। दूसरी बात, जो ये प्रॉफिट दिए हुए हैं इसमें आपको क्या दिया हुआ है, मैंने आपको पहले बताई थी, आप अगर भूल गए हो तो ये बैड डेट्स भी हैं, इनको भी प्रॉफिट में आपको इंक्लूड करना है। यानी बैड डेट्स हुई होंगी तो आपको क्या करना है, बैड डेट्स को प्रॉफिट में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से बैड डेट्स को लेस करना है। या फिर आप क्या करो, तीनों का टोटल करके 10,000 लेस कर दो या फिर करंट ईयर के प्रॉफिट से 10,000 को आपको लेस करना है। और डिबेंचर को इंटरेस्ट देने के बाद है तो उसको हमें कुछ छेड़ना नहीं है। बेसिकली हमें सिर्फ चाहिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास है, टैक्स को लेस करोगी तो आपके पास आफ्टर टैक्स आ जाएगा इन डिविडेंड यील्ड मेथड। और जब हम बात करेंगे अर्निंग कैपेसिटी मेथड की तो उस टाइम आपको टैक्स लेस करने के बाद डिबेंचर के इंटरेस्ट को वापस ऐड भी करना है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। क्वेश्चन करोगे आप लोग और इसके आंसर को पोस्ट करोगे कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना जिससे आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच।